प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने संक्रमण तत्वों के अंतर्गत द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रथम, द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुणों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि आपको जानकारी होगी, ये जो संक्रमण तत्व हैं उसकी शुरुआत स्कैंडियम से होती है। तो जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं वो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और कॉपर है। ओके। द्वितीय संक्रमण श्रेणी के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो है यूट्रियम, जिर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर। तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व देखिए लैंथेनम। लैंथेनम के बाद में जो 14 तत्व हैं वो एफ ब्लॉक में चले जाते हैं, जिनको हम लैंथेनोइड्स कहते हैं। और लैंथेनोइड्स के 14 तत्वों के बाद में फिर से हम हैफनियम से स्टार्ट करते हुए टैंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम और ओरम, ये सभी क्या है संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं। उसके बाद में चतुर्थ संक्रमण श्रेणी एक्टिनियम। एक्टिनियम के बाद के जो 14 तत्व हैं वो एफ ब्लॉक में चले जाते हैं, जिनको हम 5F कहते हैं या फिर एक्टिनोइड्स कहते हैं। एक्टिनोइड्स जो है 89 के बाद के 14 तत्व एक्टिनोइड्स। उसके बाद में फिर है रदरफोर्डियम से वापस ट्रांजिशन जो एलिमेंट है वो शुरू होते हैं। फिर उसके बाद में डूबनियम, सीबोर्जियम, बोहेमियम, हैसियम, फिर है मेटनेरियम, फिर डर्मिस्टेरियम और रोंजेनियम। इस प्रकार से ये सारे संक्रमण तत्व एक टेबल के रूप में व्यवस्थित किए गए हैं। ओके। तो आज का टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट एंड विद फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके। तो देखिए, जब हम प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का गुणात्मक अध्ययन करते हैं या उनका जो गुणों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि जिस प्रकार से पीरियोडिक टेबल में एक सामान्य ट्रेंड है, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने व एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जिस प्रकार से गुणों में परिवर्तन होना चाहिए, संक्रमण तत्वों में उस प्रकार का परिवर्तन देखने को नजर नहीं आता है। और वो परिवर्तन जो सामान्य परिवर्तन है उसके अनुसार क्यों नहीं होता है, इसके पीछे हम जो कारण है उसको जानने का कोशिश करेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेटेलिक रेडियई, धात्विक त्रिज्या। तो जब हम प्रथम संक्रमण श्रेणी से द्वितीय संक्रमण श्रेणी में जाते हैं तो धात्विक त्रिज्या का मान बढ़ता है, लेकिन जब द्वितीय से तृतीय संक्रमण श्रेणी में हम जाते हैं तो धात्विक त्रिज्या का मान, यहाँ पे जो तीसरा कॉलम है उसमें तो बढ़ता है, लेकिन आगे के कॉलम में इस प्रकार से नहीं बढ़ता है। तो देखिए, संक्रमण श्रेणी के तत्वों में धात्विक त्रिज्या का परिवर्तन पढ़ने से पहले हम इससे पहले जो एस ब्लॉक के तत्व हैं उसमें धात्विक त्रिज्या किस प्रकार से परिवर्तित होती है उस पर हम एक बार चर्चा करते हैं। तो देखिए, कैल्शियम से स्ट्रांशियम और बेरियम, हम ऊपर से नीचे जाएंगे, धात्विक त्रिज्याओं का मान लगातार रूप से बढ़ता हुआ चला जाता है। लेकिन जब हम प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी, इन तत्वों का हम धात्विक त्रिज्याओं का मानों की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं स्कैंडियम से यूट्रियम के बीच में धात्विक त्रिज्या बढ़ी है, लेकिन बढ़ने का जो परिमाण है उतना नहीं है जितना कि एस ब्लॉक की धातुओं के बीच में था। ठीक उसी प्रकार से यूट्रियम और लैंथेनम के बीच में भी धात्विक त्रिज्या बढ़ी है, लेकिन परिमाण कम है। ठीक है। तो जो तीसरा कॉलम है उसमें धात्विक त्रिज्या ऊपर से नीचे जाने पर लगातार रूप से बढ़ी है। लेकिन जब हम चौथे कॉलम की बात करते हैं, टाइटेनियम से जिर्कोनियम, धात्विक त्रिज्या का मान बढ़ा है। जिर्कोनियम से हैफनियम, धात्विक त्रिज्या का मान अपरिवर्तित हो गया, बल्कि 0.01 एंगस्ट्रॉम से कम और हो गया। तो इसका रीजन क्या है?
इसका रीजन स्पष्ट है, क्योंकि लैंथेनॉइड के बाद के 14 तत्व जिसको हम लैंथेनॉइड्स कह रहे हैं, उनके आने की वजह से जो हैफनियम है उसका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो बहुत अधिक बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, आकार संकुचित होने का प्रयास करता है। लेकिन जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं आकार बढ़ता है, तो लैंथेनाइड संकुचन जो है वो उस आकार को घटाने का प्रयास करता है, और जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, लैंथेनाइड संकुचन की वजह से जो प्रभावी नाभिकीय आवेश में अभिवृद्धि हुई है, वो प्रभावी नाभिकीय आवेश की अभिवृद्धि उस एलिमेंट के आकार को, उस परमाणु के आकार को घटाने का प्रयास करता है। लेकिन जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती है, और बढ़ती हुई कोषों की संख्या के साथ में उस एटम या एलिमेंट या मेटल का साइज जो है वो बढ़ता है। लेकिन जब ये दोनों प्रभाव एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं तो एक दूसरे को प्रतिसंतुलित कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आकार अपरिवर्तित सा हो जाता है। तो ये बात क्लियर हुई, टाइटेनियम से जिरकोनियम पर जाने पर आकार में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जिरकोनियम से जब हम हैफनियम पे गए हैं तो आकार में बढ़ोतरी न होने के बजाय आकार लगभग सा अपरिवर्तित हमें नजर आता है। ठीक उसी प्रकार से वैनेडियम और नाइडियम और नाइडियम के जब हम तात्विक त्रिज्याओं की तुलना करते हैं तो नाइडियम की धात्विक त्रिज्या वैनेडियम की तुलना में कुछ अधिक है, लेकिन जब नाइडियम और टैंटेलियम की हम तात्विक त्रिज्याओं की तुलना करते हैं तो टैंटेलियम की जो धात्विक त्रिज्या है उसका मान लगभग नाइडियम के बराबर प्राप्त होता है। इसका रीजन क्या है, इसका प्रभाव भी यही है। लेकिन जैसे जैसे हम इस संक्रमण तत्वों में दाईं तरफ मूव करते जाते हैं, लैंथेनाइड संकुचन का प्रभाव कम होता चला जाता है, और जो लास्ट पे तत्व है उसमें ये जो प्रभाव है हमें बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये बात क्लियर हुई। इस प्रकार से विभिन्न संक्रमण श्रेणियों में जो धात्विक त्रिज्याएं हैं वो एक वर्ग के अनुरूप परिवर्तित होती है। ओके, दूसरा है देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए जैसे जैसे हम संक्रमण श्रेणियों में बाएं से दाएं जाते हैं, ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या बढ़ती चली जाती है। तो बीच में मैंगनीज जो है, यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था की संख्या, ये वाला जो बीच के जो ट्रांजिशन तत्व है, संक्रमण तत्व है, इनमें ऑक्सीकरण संख्याओं अवस्थाओं की संख्या जो है बहुत अधिक होती है, और उसके बाद में क्रमिक रूप से घटती चली जाती है। यानी स्टार्टिंग में बढ़ती है, मैक्सिमम होती है, उसके बाद में घटती है। तो ऐसा परिवर्तन क्यों होता है? तो ऐसा परिवर्तन के पीछे रीजन ये है कि जैसे जैसे हम डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जोड़ते जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती चली जाती है। उसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या भी लगातार बढ़ती चली जाती है। लेकिन जब जो डी उपकोष है वो अर्धपूरित हो जाता है, यानी उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स भर जाते हैं, उसके बाद में जो छठवां इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग, वहां से छठवें इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग शुरू हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग शुरू होगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या वापस घटना शुरू हो जाती है, और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या घटेगी तो क्या होगा, उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं उनकी संख्या वापस कम होना शुरू हो जाती है। ओके, तो ये एक बात हमने देखी। दूसरा देखिए, इसमें जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, जैसे बीच के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं +7 +8 तक भी मिलती है। जैसे ये जो ऑस्मियम है इसकी +8 तक, इरिडियम इसकी +8 तक मिलती है। ओके, इसका कारण क्या है? जैसे ये रूथेनियम है तो रूथेनियम की भी +8 मिलती है, ओस्मियम की भी +8 मिलती है, लेकिन आयरन की क्या है, +2 और +3 ही मिलती है। ओके, तो देखिए इसमें ऊपर से नीचे जाने पर, यानी जो प्रथम संक्रमण श्रेणी से द्वितीय तृतीय संक्रमण श्रेणी में जाते हैं तो जो उच्चतर जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसका स्थायित्व बढ़ता चला जाता है। ये जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था मिलेगी वो अस्थायी मिलेगी। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि MnO4 में जो मैंगनीज है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7 है, लेकिन ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल का रीजन ये है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बिहेव करता है। लेकिन इसी वर्ग के दूसरे तत्वों की अगर हम बात करें, टेक्नीशियम और रीनियम की हम बात करें, इनके ऑक्साइड्स जो हैं वो स्टेबल हैं +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के बावजूद भी।
ओके, इसलिए क्या होंगे ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। ओके, ये बात क्लियर हुई। प्रथम संक्रमण श्रेणी में जो ज्यादा स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो कम होगी, लेकिन जब द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की हम बात करते हैं तो जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है वो ज्यादा स्थायी होती है। ओके, ये बात क्लियर हुई। फिर देखिए तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम, मैग्नेटिक बिहेवियर। जो संक्रमण धातुओं की विभिन्न श्रेणी के जो तत्व हैं उनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो भिन्न भिन्न होता है। देखिए मैग्नेटिक बिहेवियर है वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन, मोशन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से होता है, लेकिन प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है उसका योगदान लगभग नगण्य होता है, इसलिए उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है स्पिन ओनली फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जो भारी संक्रमण तत्व हैं द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी से संबंधित, वो उनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो स्पिन ओनली फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए ज्ञात नहीं किया जा सकता है। उसके लिए हमें जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है उसको भी हमें शामिल करना पड़ेगा। इसका रीजन ये है कि भारी तत्वों में स्पिन ऑर्बिट कपलिंग स्टार्ट हो जाता है। जब स्पिन ऑर्बिट कपलिंग स्टार्ट होगा तो ऐसी स्थिति में मैग्नेटिक मोमेंट के मान में दोनों प्रकार के जो फैक्टर हैं उनको हमें शामिल करना पड़ेगा, और उसके लिए जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं US + L 4S S + 1 + LL + 1, इसका इस्तेमाल करके ही हम इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद में देखिए ये जो प्रथम श्रेणी के जो संक्रमण तत्व हैं उनका अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट ज्ञात करना है तो उसमें जो L फैक्टर है वो जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट मोशन की वजह से जो मोमेंटम है उसको शामिल करने की जरूरत नहीं होती। ये जो सिंपल फॉर्मूला है इसकी सहायता से उसका मैग्नेटिक मोमेंट हम निकाल सकते हैं। ओके, ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स। क्योंकि सभी संक्रमण तत्व लगभग सभी संक्रमण तत्व कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, भले वो प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित हो या द्वितीय तृतीय संक्रमण श्रेणी से संबंधित हो। लेकिन इन दोनों प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कुछ अंतर हमें नजर आएगा। ये जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो कॉम्प्लेक्स तत्व जो हैं धातुएं हैं वो कॉम्प्लेक्स बनाएंगी, वो हाई स्पिन टाइप के बनते हैं, और जो द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के जो धातुएं हैं वो लो स्पिन टाइप के कॉम्प्लेक्स बनाती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन 3D में होते हैं, और जो द्वितीय और तृतीय में है वो 4D और 5D में होते हैं। तो 3D जो ऑर्बिटल है वो कम डिफ्यूज होता है बजाय की 4D और 5D के। ओके, तो जब ये कम डिफ्यूज है तो इसमें जो स्प्लिटिंग है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान क्या होता है, कम प्राप्त होता है। जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान कम प्राप्त होता है तो क्या होता है, जो d ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं तो वो हाई स्पीड टाइप से हमें इसमें इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। लेकिन जब 4D और 5D के केस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है उसका मान अधिक प्राप्त होता है। ओके, जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान अधिक प्राप्त होगा तो इलेक्ट्रॉन्स E2G ऑर्बिटल में ही पेयरिंग होना शुरू होते हैं, और ऐसी स्थिति में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या घटती चली जाती है। ओके, तो ये हमने 4 बिंदुओं के आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुणों का हमने तुलनात्मक अध्ययन किया, और इस आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पुनः दूसरे टॉपिक के साथ में हाजिर होंगे। थैंक यू।